वेलकम बैक यूनिवर्स के एक और मिस्टीरियस एपिसोड में। टुडे वी आर एक्सप्लोर द मोस्ट मिस्टीरियस इवेंट इन आवर यूनिवर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, आज हम ऐसे भविष्य की कल्पना करते हैं जिसमें हम सूर्य को कंट्रोल करने में सक्षम हैं। दुनिया का पहला रिएक्टर जिसके अंदर असीम ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता है। सूर्य के समान न्यूक्लियर रिएक्टर जो पूरी पृथ्वी को ऊर्जा देने में सक्षम है। आज हम एक बड़े पैमाने पर दुनिया की सबसे बड़े न्यूक्लियर फ्यूजन प्रक्रिया को अंजाम देने जा रहे हैं। इस प्रक्रिया से वही ऊर्जा निकलेगी जो हमारे सूर्य और अन्य तारों को शक्ति प्रदान करती है। सूर्य के कोर में होने वाले न्यूक्लियर फ्यूजन को हम एक लैब में अंजाम देने वाले हैं जो पूरी पृथ्वी को सूर्य जितनी ऊर्जा देने में सक्षम होगा। 21वीं सदी के महान वैज्ञानिक मिलकर फ्रांस के दक्षिण में प्रोवेंस के मध्य दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं। अब तक की डिजाइन की गई सबसे कॉम्प्लेक्स मशीन जिसमें दुनिया के सबसे बड़े मैग्नेटिक चैम्बर में न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए प्योर एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूजन वो प्रक्रिया है जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक मिलकर एक भारी परमाणु बनाते हैं जिससे बड़े पैमाने पर ऊर्जा निकलती है। जैसे हमारे सूर्य के कोर में हाइड्रोजन परमाणु ग्रेविटेशनल प्रेशर के चलते भारी मात्रा में एक दूसरे से टकराते हैं और उनसे ऊर्जा निकलने लगती है। यही ऊर्जा हमारे सूर्य को आग का गोला बनाती है और आज हम इसी ऊर्जा को पृथ्वी पर उत्पन्न करने जा रहे हैं। इसके लिए हम हाइड्रोजन के दो रूप ड्यूटेरियम और ट्रिटियम का यूज करने वाले हैं। इन दोनों एटम्स पर जब लेजर शूट किया जाएगा तो उसी प्रेशर के साथ ये दोनों एटम क्रश होंगे और प्रेशर के चलते दोनों एटम्स में फ्यूजन होगा और ऊर्जा निकलेगी। ये जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इसके लिए एक 800 मीटर स्क्वायर का चैम्बर है जिसमें बहुत कम मात्रा में लगभग 2 से 3 ग्राम ड्यूटेरियम और ट्रिटियम डालने के बाद हीटिंग सिस्टम के थ्रू फ्यूजन कराने से लगभग 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्राप्त हो सकता है। ये वो टेम्परेचर है जिस पर कणों की वेलोसिटी इतनी अधिक हो जाएगी कि सेम चार्ज होने पर भी ये तत्व एक दूसरे में विलीन हो जाएंगे और जब ये विलीन होंगे तब एक अल्फा पार्टिकल और न्यूट्रॉन को रिलीज करेंगे और एक मैसिव अमाउंट में एनर्जी पैदा करेंगे जिसकी ऊर्जा बिल्कुल हमारे सूर्य की भांति होगी। नंबर 2, नासा का पहला एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन ओसिरिस रेक्स बेन्नु एस्ट्रॉयड के सैंपल को लेकर 643 करोड़ किलोमीटर की यात्रा करके 24 सितंबर 2023 को अमेरिका के ओटाहा में मौजूद द ग्रेट सॉल्ट लेक डिजर्ट में लैंड किया। इस कैप्सूल में उस उल्कापिंड के सैंपल हैं जो इस धरती का विनाशक बनने वाला है। करीब 159 साल बाद 24 सितंबर 2182 को इसकी धरती से टकराने की संभावना है। बेन्नु एस्ट्रॉयड की टक्कर से 22 परमाणु विस्फोट जितनी तबाही मचेगी। इससे बचने के लिए नासा ने ओसिरिस रेक्स मिशन को लॉन्च किया ताकि उसकी मिट्टी से पता चले कि एस्ट्रॉयड कितना मजबूत है और उसे धरती से टकराने से पहले अंतरिक्ष में ही मिसाइल से ब्लास्ट किया जा सके या उसकी दिशा बदली जा सके। ओसिरिस रेक्स यानी ओरिजिन्स स्पेक्ट्रल इंटरप्रिटेशन रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन एंड सिक्योरिटी रिगोलिथ एक्सप्लोरर मिशन जब धरती पर वापस लौटा तो ये 45 किलोग्राम का कैप्सूल करीब 250 ग्राम बेन्नु एस्ट्रॉयड के सैंपल लेकर आया और वैज्ञानिकों ने महीनों तक इस कैप्सूल में छिपे सैंपल्स को पाने के अथक प्रयास किए। वैज्ञानिक इस कैप्सूल से केवल 70 ग्राम सैंपल्स को ही प्राप्त कर पाए और इस कैप्सूल को खोलने के अभी तक प्रयास जारी हैं। ह्यूस्टन में नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में क्यूरेशन टीम के सदस्यों ने सैंपलर हेड से 2 फास्टेनरों को सफलतापूर्वक हटा दिया है, लेकिन वैज्ञानिक ओसिरिस रेक्स के बाकी बचे हिस्सों को एक्सेस कर पाने में असमर्थ हैं। एस्ट्रॉयड की बाकी धूल और चट्टान को निकालने के लिए टच एंड गो सैंपल एक्विजिशन मैकेनिज्म या टैग-सैम को अलग करने के नए कदम उठाए जा रहे हैं। टैग-सैम के बाकी हिस्सों को अनलॉक करने के लिए वैज्ञानिक नए उपकरण और नई परीक्षण कर चुके हैं। एस्ट्रो मटेरियल रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन साइंस के डिवीजन प्रमुख एलिन स्टैंसबेरी ओसिरिस रेक्स के बचे हुए खजाने को देखने के करीब हैं। कुछ और स्टेप्स के बाद बचे हुए सैंपल्स को एक्सेस कर पाएंगे। टीम ने अब तक टैग-सैम के 35 फास्टेनरों में से 2 फास्टेनरों को अनलॉक कर पाया है। टैग-सैम के फास्टेनर्स को कई कॉम्प्लेक्स पार्ट में डिजाइन किया गया है जो नॉन मैग्नेटिक स्टेनलेस स्टील की एक विशेष ग्रेड से बना है जिसमें कस्टम फैब्रिकेटेड बिट्स शामिल हैं। प्राचीन क्यूरेशन ग्लोब बॉक्स सबसे कठोर धातु है
क्यूरेशन टीम ने फास्टेनर्स को टैग सैम के हेड से हटाने का अविश्वसनीय काम किया है और अभी तक टैग सैम के हेड को पूरी तरह से अनलॉक कर पाने में सक्षम नहीं है। टीम ने 2.48 ऑन्स यानी कि 70.3 ग्राम एस्ट्रॉयड सैंपल को कलेक्ट किया है और बाकी बचे हिस्से को सील बंद करके एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर की स्थिति में और अन्य को -112 डिग्री फ़ारेनहाइट पर स्टोर किया है। बाद में क्यूरेशन टीम ओसिरिस रेक्स के सैंपल की जांच करेगी। नंबर 3, हम मैग्नेटिक फील्ड को तारे और ग्रहों का हिस्सा मानते हैं। सूर्य और पृथ्वी का भी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और इनसे भी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल्स का होता है। मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में खाली स्थान में भी मौजूद होता है, यानी हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्पेस में हर जगह मौजूद हो सकता है। लेकिन ये क्यों है, वैज्ञानिकों ने जानने की कोशिश की। ब्रह्मांड के शुरुआती पलों में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कमज़ोर था। अगर ये सच है तो डार्क मैटर के जरिए इसे साबित कर सकते हैं। डार्क मैटर के साथ शुरुआती चुंबकीय क्षेत्र का मैप तैयार करना थोड़ा मुश्किल है। जहां तक हम जानते हैं डार्क मैटर केवल ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ संपर्क करता है, यह चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क नहीं करता। इसलिए डार्क मैटर पर मैग्नेटिक फील्ड का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन जैसे चार्ज पार्टिकल के साथ क्रिया करते हैं और ये चार्ज पार्टिकल ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण डार्क मैटर से रिएक्शन करते हैं। स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड अपने फील्ड के साथ इलेक्ट्रॉन और आयनिक स्पेस हाइड्रोजन को क्लस्टर के रूप में रखते हैं, जिसके कारण स्पेस खाली स्थान की तुलना में थोड़ा डेंस हो जाता है और इस चुंबकीय क्षेत्र के साथ डार्क मैटर भी इकट्ठा हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण इफेक्ट बहुत छोटा होता है, लेकिन पूरे ब्रह्मांडीय इतिहास में ये बढ़ जाएगा। इसलिए प्रारंभिक ब्रह्मांड में जो चुंबकीय क्षेत्र बना वो आकाशगंगा के ग्रेविटेशनल फील्ड क्लस्टरिंग डार्क मैटर से घिरा होता है और समय के साथ आयनित होकर इलेक्ट्रॉन प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र हाइड्रोजन बनाने के लिए विलय कर सकता है। इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि समय के साथ आवेशित आयन और इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के साथ संपर्क करते हैं और आधुनिक ब्रह्मांड में नियमित पदार्थों में प्रारंभिक चुंबकीय क्षेत्र का कोई निशान नहीं है। लेकिन डार्क मैटर के माइक्रो होलोज अभी मौजूद हैं। उन्हें दूर के प्रकाश स्रोत की ग्रेविटेशनल लेंसिंग के माध्यम से देखा जा सकता है। ये डार्क मैटर ब्रह्मांड में सबसे पुराने चुंबकीय क्षेत्र का सबूत हो सकता है। अध्ययन से पता चला कि माइक्रो होलोज ग्रेविटेशनल लेंसिंग इफेक्ट को मापने के लिए सेंसिटिव नहीं है, लेकिन डार्क मैटर मैग्नेटिक फील्ड के साथ ब्रह्मांड को समझने में मदद कर सकता है। नंबर 4, हमारा सूर्य एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनाता है जो सोलर फ्लेयर जैसे इवेंट को इफेक्ट करता है। लेकिन मिल्की वे में मैग्नेटिक फील्ड इतने बड़े होते हैं कि उन्हें एक्सप्लेन कर पाना बहुत मुश्किल है। टोक्यो यूनिवर्सिटी के एस्ट्रोफिजिसिस्ट की एक टीम ने हमारी मिल्की वे के स्पाइरल आर्म के भीतर चुंबकीय क्षेत्र के स्ट्रक्चर का मैप बनाया, जिसमें गैलेक्टिक मैग्नेटिक फील्ड की एक बहुत ही सामान्य तस्वीर सामने आई। लेकिन न्यू रिसर्च से पता चला कि हमारी मिल्की वे की स्पाइरल आर्म में चुंबकीय क्षेत्र इसकी सामान्य तस्वीर से बहुत अलग है। मैग्नेटिक फील्ड स्टार्स के निर्माण को दृढ़ता से प्रभावित करते हैं। मतलब हमारे सोलर सिस्टम के निर्माण में भी मैग्नेटिक फील्ड का एक अहम रोल है। आश्चर्य की बात यह है कि मैग्नेटिक फील्ड किसी भी ग्रह से बड़े पैमाने पर मौजूद हो सकता है। अब तक मिल्की वे के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का एक मॉडल तैयार किया गया जो सभी जगहों पर समान था और काफी हद तक एक डिस्क के आकार से मेल खाता है और स्पाइरल आर्म में चुंबकीय रेखाएं मिल्की वे के साथ अलाइन होती हैं। गैलेक्टिक चुंबकीय क्षेत्र पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में 1 लाख गुना कमजोर है। हालांकि इसके बावजूद भी एक लंबे टाइम पीरियड के साथ इंटरस्टेलर स्पेस में गैस और धूल के कण एक्सेलरेट हो जाते हैं और सुपरनोवा और तारकी हवाओं जैसी खगोलीय घटना के कारण मैग्नेटिक फील्ड की एक चेन बन जाती है। हमारी आकाशगंगा के चुंबकीय क्षेत्र की मैपिंग से हमारी और अन्य आकाशगंगाओं की प्रकृति और विकास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिल सकती है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।